प्रतिशत के बहुत सारे आप सवाल पढ़े होंगे, लेकिन ये जो सवाल है रेलवे ग्रुप डी के 22 तारीख 8वां महीना 2022 का जो प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम हुआ है उसका है। बिल्कुल समझ से परे सवाल है। अगर आप परसेंटेज कहीं से भी पढ़े होंगे, स्टूडेंट के तो छोड़िए, ये सवाल टीचर के भी समझ से बाहर हो जाएंगे अगर वो पहली बार देखेंगे। हाँ, अगर उसके पास में प्रश्न आ जाते हैं और वो फिर बना करके आपको बताएंगे तो फिर ठीक है, लेकिन अगर उसके सामने भी ये प्रश्न आएंगे और पहली बार अगर देखेंगे तो एक बार में नहीं समझ पाएंगे कि ये लैंग्वेज क्या कहना चाह रहा, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है ये हम लोग नहीं बनाया है, ये एक एग्जामिनर ने बनाया है और इसका समझना बड़ा मुश्किल है। और मैं प्रत्येक शिफ्ट में, चाहे जितने भी सारे शिफ्ट हुए हैं रेलवे के, मैथ के प्रश्न के लाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक शिफ्ट के प्रश्न लाता हूँ, चाहे उसमें 25 प्रश्न पूछे गए, 30 प्रश्न पूछे गए, और जो मुश्किल प्रश्न होते हैं वही मैं बताता हूँ आपको। और लगभग किसी शिफ्ट में 8 सवाल मुश्किल होते हैं, किसी शिफ्ट में 4 सवाल मुश्किल होते हैं। तो ये सारे सवाल मैं आपको बताते रहता हूँ। और देखिए, इस सवाल को बना के देखिए, आप इस सवाल को बना के देखिए कि क्या आपसे बनते हैं या नहीं बनते हैं। सवाल में लैंग्वेज में कहना चाह रहा, एक विद्यार्थी को टर्म 1 में 80/80 अंक प्राप्त हुआ, मतलब 80 नंबर का एग्जाम था और उसे टोटल 80 मार्क्स आए टर्म 1 में। और टर्म 2 में 75/90 अंक प्राप्त हुए, इसका मतलब हुआ 90 नंबर का एग्जाम हुआ और उसे 75 मार्क्स मिले। आगे जो लाइन करा यहाँ तक तो ठीक है। यदि दोनों टर्म के लिए दिए गए भारांक क्रमशः, यही मेन समझना, भारांक जो लिखा हुआ नई शब्द है, भारांक क्रमशः 40% और 60% है, तो उसके अंतिम प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, निकटतम पूर्णांक तक लानी है आपको। क्या आपको पढ़ करके समझ में आए कि कहना क्या चाह रहा है? आइए सोल्व करते हैं। 2 टर्म में एग्जाम हुआ। एक कह रहा है कि टर्म जो है, एक टर्म आपका पहला है, एक टर्म आपको पहला है और एक आपका टर्म कौन सा है, दूसरा है। 2 टर्म में एग्जाम हुए। पहले टर्म में जो इसका अंक था वो टोटल कितने मार्क्स था, 80 मार्क्स था और 80/80 नंबर लाए। दूसरे में 75 मार्क्स लाए हैं, टोटल 90 नंबर का एग्जाम था। लेकिन एक शब्द लिखा हुआ, कौन सा, भारांक लिखा हुआ है। और ये भारांक का मतलब आपको समझना पड़ेगा कि भारांक का मतलब कहना क्या चाह रहा। भारांक कह रहा कि ये जो भारांक है, भारांक ही लिखा हुआ ना, हाँ, ये कह रहा जो भारांक इसका है क्रमशः 40%, मतलब यहाँ का भारांक 40% और यहाँ का भारांक कितना, 60% है। तो आपसे पूछा गया है लास्ट में उसे अंतिम प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात करिए। अब जरा देखिए, क्या ये वर्ड कोई टीचर आपको बताए होंगे? ये जो भारांक लिखा हुआ है, क्या कोई टीचर बताए होंगे? नहीं बताए होंगे, हमें भी नहीं बताया गया है। तो ये सब सारे सवाल जो लैंग्वेज वाले होते हैं, चाहे वो जीके का हो, रीजनिंग का हो, मैथ का हो, आप प्रीवियस ईयर से देखिएगा तभी आपको समझ में आएंगे। अब आइए, इसका मतलब क्या है। पहले तो आपको निकालना पड़ेगा ये जो 40% 60% है, जो नंबर लाया है, ये 80 नंबर टोटल का एग्जाम था, 80 नंबर लाया, तो ये 40% दोनों में निकालना पड़ेगा। 60% है, ये 90 नंबर का एग्जाम हुआ, 75 नंबर लाया, तो दोनों में 60% का यूज करना पड़ेगा। यही इसका मतलब भारांक का रहा। वहाँ से फिर आपको बताना पड़ेगा कि उसका प्रतिशत क्या होंगे। बात समझ में आ रही है? अब आप बताइए, अगर हम मान लेते हैं कि इसने टोटल जो एग्ज़ाम हुए हैं, टोटल जो मार्क्स हुए हैं वो कितने का हुए हैं, टोटल मार्क्स 80 नंबर का, यहाँ तो 80 का 40% निकालेंगे तो डायरेक्ट हम 80 का 40% कितना नंबर लिखेंगे, 32 नंबर, क्योंकि 8 चौके 32 होगा। यहाँ से अगर हम निकालेंगे, बताइए कितना, 90 नंबर का और 60% निकालेंगे तो कितना नंबर होगा, 54 नंबर। अगर हम ये दोनों को जोड़ते हैं तो 4 और 2 6 और 5 और 3 कितना, 8 होंगे। ये 86 मार्क्स जो हुए, अब हमें टोटल 80 और 90 नहीं करना है, अब हमें कितना हो गया, 86 हो गया। अब उसने, लड़के ने जो नंबर लाया है, लड़के ने जो नंबर लाया है
वो फाइनल कितने लाए हैं, फाइनल कितना लाया है, तो जो फाइनल लाया है यहाँ से 80 नंबर टोटल प्राप्त होगा तो उसका 40% कितना होगा, 32 मार्क्स होगा। यहाँ से 75 नंबर लाया था और उसका 60% भरांक निकालना है, तो बताइए 75 का 60% कितना होगा, 6 5 30 के 0 और 6 7 42 और 3 कितना 45 मार्क्स होगा। कितना नंबर 45। अगर ये दोनों को जोड़ते हैं तो 5 और 2 7 और 4 और 3 कितना 7। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्रतिशत निकालना है कि बताइए प्रतिशत में पूछा गया टोटल मार्क्स कितने हैं, उसको आया लड़का को 77 मार्क्स आया, और बताइए कितने नंबर का भी यहाँ भारांक होगा 86 होगा, और आपको प्रतिशत निकालना कितना से गुना 100 से। इसको आप काट छाट करिएगा तो आपको आ जाएंगे, इसमें आएगा 89.53% करके आएगा। डिवाइड करके देख लीजिएगा, मैंने डिवाइड किया है। और अगर एग्जाम में ऐसे आ जाए प्रश्न तो आपको कैलकुलेशन करने में हिचकिचाना नहीं है, डायरेक्ट काट करके 2 से कटेंगे, 43 बार में, ये 50 बार में, और ये गुना करके आपको डायरेक्ट फिर 43 से भाग देना है, सोचना नहीं है। और इसका जो लगभग आंसर होंगे वो 89.53 नहीं, आपको लगभग में पूछा जा रहा है तो ये 90 हो जाएंगे। इस सवाल का आंसर होंगे जो ऑप्शन नंबर कहाँ बी में दिया हुआ। तो ऐसे सवाल देखिए आपको जब भी मिलेंगे तो प्रीवियस ईयर में मिलेंगे। फिर से समझ लीजिए, भारांक का मतलब है यहाँ टोटल एग्जाम हुआ है और इस लड़के का एग्जाम नंबर है। टोटल एग्जाम 90 नंबर का हुआ है, इस लड़का का 75 नंबर। अब भारांक का रहा 40% और 60%, तो 40% इसका भी निकालेंगे, 40% इसका भी। यहाँ भी 60%, यहाँ भी 60%। अगर टोटल मार्क्स यहाँ 80 और 90 है तो यहाँ से 40 60 निकालेंगे, तो अब हम लोग का यूज करना टोटल 86 मार्क्स, और यहाँ से लड़के ने जो नंबर लाया उसका निकालेंगे 40% 60%, तो आएगा 77 मार्क्स। इसका प्रतिशत निकालेंगे, यही आपसे सवाल में पूछा गया था। आप यकीन बताइएगा, क्या ऐसे सवाल आपको कहीं भी किसी टीचर के पास पढ़े हैं तो क्या मिला है देखने के लिए? नहीं मिला होगा। तो जब भी मिलेंगे प्रीवियस ईयर से। आइए अगले सवालों में बढ़ते हैं। ये बात को अच्छी तरह के सब समझ गए होंगे। दूसरी सवाल में देखते हैं। अगली सवाल कैलकुलेशन से पूछा गया है और ये भी आपको अच्छे सवाल है। कह रहा है a+1 बटा कितना b है, और पावर में कितना दिया हुआ है, r दिया हुआ। यहाँ पर गुना है, कुछ भी साइन नहीं है, तो a-1 बटा b है और पावर में कितना s है और बीच में डिवाइड दिए हुए। फिर b+1 बटा a है, पावर में r दिया हुआ है, फिर बीच में गुना है, b-1 बटा a है, पावर कितना s है। अब इसको सोलो करना, बहुत ही अच्छा सवाल है भी। सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लीजिए। अगर हम यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या होंगे, ab+1 बटा कितना होगा, b होगा, क्योंकि b एलसीएम होंगे। पावर कितना है, r है। यहाँ से b एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, ab-1 होंगे, और पावर में कितना है, s है। अभी डिवाइड ही रह दीजिए। यहाँ से ab+1 होंगे बटा a होंगे, पावर में कितना होंगे, r होंगे। ab-a होंगे, 1 होंगे बटा a, और पावर कितना होंगे, s होंगे। अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको ई भागा को कहाँ चेंज करेंगे, गुना में। ab+1 बटा b होंगे, और पावर कितना है, r। ab-1 बटा b, और पावर कितना होंगे, s। अब इसको गुना में चेंज करेंगे तो इधर वाले पार्ट क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। a बटा क्या हो जाएंगे, ab+1, और पावर में कितना है, r है। a बटा ab-1, और पावर में कितना है, s है। अब देखिए r वाले को एक साथ करिए तो ab+1 होंगे और बटा b गुने a बटा ab+1 होंगे, और पावर दोनों के पावर कितना हो जाएंगे, s होंगे, r होंगे, क्योंकि यहाँ भी r था, यहाँ भी r था। इसी तरह से इसको करेंगे तो ab-1 बटा b होंगे, पावर s है, पावर कितना है, s है, उसको भी लाइए। a बटा ab-1 है, पावर में कितना s है। कटता तो काट दीजिए, a वाले पार्ट इसे कट जाएंगे, इससे a कट जाएंगे। यहाँ बचेगा a बटा b के पावर r बचेगा, यहाँ बचेगा a बटा b, पावर कितना बचेगा, s। दोनों देखिए गुना है, बीच में पावर, यहाँ बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगे, मतलब a बटा b के पावर हो जाएंगे, a बटा b के पावर r प्लस कितना होंगे, s। इस सवाल का आंसर होंगे जो ऑप्शन में आपको मिल रहे होंगे। ऑप्शन नंबर कहाँ, बी में दिखाई दे रहा है। तो एक तरह से एक अच्छे सवाल है। और देखिए ऑप्शन नंबर डी में b बटा a लिखा हुआ, ऑप्शन से में a बटा b है, वहाँ पर b बटा a है डी ऑप्शन में, तो जरा सतर्क से मारिएगा। इसका आंसर होंगे a बटा b, पावर r प्लस कितना होंगे, s होंगे। तो एक कैलकुलेशन का सवाल था और ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। सिर्फ इसमें आपको सर्ड साइड इंडेक्स देखना है, जो चैप्टर होते हैं पावर वाले, वो अगर अच्छे हैं तो फिर आप इस सवाल को बना देते हैं, नहीं तो देखते के साथ में कितना लगेगा कि नहीं बनेगा ये हमसे। पहले आप, और ऐसे सवालों को अगर हो सके तो लास्ट में भी बना सकते हैं। अगला सवाल, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा
एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर और कितना 10 सेंटीमीटर है। अच्छा, ये त्रिभुज की तीनों भुजा अलग अलग है, तो कौन सा त्रिभुज है? विषम बाहु त्रिभुज है। तो कहिएगा बिल्कुल सर, क्योंकि ये न दोनों भुजा बराबर है न तीनों भुजा बराबर है, यानी ये विषम बाहु त्रिभुज है। और विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप लोग क्या जानते हैं? हीरोन फॉर्मूला, हीरोन सूत्र जानते हैं। और हीरोन सूत्र होते हैं एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और कौन सा? रूट अंडर। लेकिन एस क्या है? ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप के मतलब कैसे निकालते हैं? परिमाप निकालने के बाद में तीनों को जोड़ करके 2 से भागा देंगे तो अर्ध हो जाएगा, आधा हो जाएगा। 10 और 7 17 5 कितना होंगे? 22 बटा कितना होंगे? 2, और 2 से भागा देंगे तो कितना होगा? 11। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, ये आपको त्रिभुज का क्या है? क्षेत्रफल है। किसके लिए है? विषम बाहु त्रिभुज के लिए। ऐसे किसी भी त्रिभुज में आप लगा दीजिए, सभी का मान्य होंगे, सभी त्रिभुज में मान्य होंगे। रूट अंडर लिखेंगे, एस का मान कितना होगा? 11। अब 11 में से पहला मान घटाइएगा, 11 में से 5 जाएगा, क्योंकि ये ए का मान है, ये बी का मान है, किसका मान? सी का। तो 11 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 6। 11 में से 7 जाएगा 4, और 11 में से 10 जाएगा कितना? 1। अब इसको अगर कैलकुलेशन करें तो बताइए कितना हो गया? अगर आप कैलकुलेशन करिएगा तो 11 छक 66, इसका तो वर्गमूल होंगे नहीं, और 4 का वर्गमूल कितना होंगे? 2। तो 2√66 इस सवाल का आंसर होंगे। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस सवाल का आंसर होंगे जो ऑप्शन नंबर कहाँ? बी में दिया हुआ। और देखिए, ये आपको सवाल हीरोन फार्मूले से भी पूछे जाते हैं, रेलवे ग्रुप डी में या रेलवे में भी। किसी भी एग्जाम में रेलवे का दीजिएगा तो ऐसे सवाल आपको मिल जाएंगे ही। अब देखिए, इसका एक तरीका हो सकता है कि सर ऑप्शन से हम कैसे दिमाग लगा सकते हैं। तो अगर आप ऑप्शन से दिमाग लगाते हैं तो बिल्कुल आसान होता। 25 है, बी ऑप्शन में 2√66 है, सी ऑप्शन में कितना? 7√10 है, और डी ऑप्शन में 350 है। अगर ऑप्शन से दिमाग लगाते हैं, और ऑप्शन से दिमाग तभी लगाएगा जब आपको फार्मूले मालूम होंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं फार्मूले में एस गुना आ रहा, बाकी तो सब गुने हैं नहीं। इसका मतलब एस का मान निकालने के बाद में हमें 7 5 12 10 22 और 2 से भागा देते थे 11 रूट में होता, क्योंकि एस इसके बाद में सब भी गुना में है, आगे क्या आएगा हमें मतलब नहीं है, लेकिन 11 जरूर रहेगा रूट में। और रूट 11 से जो ऑप्शन कट जाएगा वही आपका आंसर सही होंगे। और एक ही ऑप्शन कट रहा, कौन सा? बी वाले। हम डायरेक्ट इससे अर्ध परिमाप निकाल के यहाँ से और डायरेक्ट निकल जाते हैं, इस सवाल का आंसर बी ऑप्शन टिक कर देते हैं। तो ये आप तभी लगा सकते हैं जब आपको फार्मूले भी पता होंगे, सारे चीज़ पता होंगे, तभी लगा सकते हैं, नहीं तो ऐसे आपको फिर निकालना ही पड़ेंगे। और ज़्यादा समय नहीं लगता है, आप अगर चाहिएगा तो इससे भी फार्मूले से भी कम समय में बन जाएंगे। वो कब किया जाता है? जब आपके पास में समय नहीं बच रहा, तब आप डायरेक्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, 3 सवाल इसमें था, तीनों सवाल अच्छे थे। अगला सवाल जो आपको पूछा गया है इसी में वो एक और है, ये बहुत सवाल पूछे जाते हैं। कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 बराबर 0 है, द्विघात समीकरण से पूछा गया है। मूलों की प्रकृति क्या होगी ये पूछा गया कि बताइए मूलों की प्राकृतिक। देखिए, मूलों की प्राकृतिक अगर हमें निकालना है इस सवाल में द्विघात समीकरण में, तो आपको डी निकालना पड़ेगा। डी का नाम क्या होता है? तो डी का नाम होता है विवेचक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विवेचक, या इसी को कहते हैं विवक्तर भी। तो कभी कभी आपसे विवेचक पूछा जाए द्विघात समीकरण का, या कभी कभी आपको विवक्तर भी पूछा जाता है, तो इसका मतलब कौन सा होता है? डी ही होता है। इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। आपसे मूलों की प्राकृतिक पूछे तो डी का मान निकालना पड़ेगा, और डी का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फार्मूले का आपको क्या करना, ध्यान रखना, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन डी के 3 कंडीशन होते हैं, 3 शर्त इसका है, ये तीनों शर्त आपको ध्यान में रखना है, तभी आप बना सकते हैं। पहला शर्त कहता है कि डी का मान जो होंगे वो 0 के बराबर भी हो सकता है। दूसरा शर्त है डी का मान जो होंगे 0 से बड़ा हो सकता है। तीसरा शर्त है डी का मान 0 से क्या होंगे, छोटा भी हो सकते हैं। 3 शर्त है इसका। सबसे पहले अगर हम ये तीनों अगर कंडीशन पहले अगर हमें याद है, बाद में निकालेंगे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। पहले तीनों कंडीशन अगर याद है तो जवाब फ्लक्स से हो जाएगा। फिर अगर डी बराबर 0 आ गया तो इसका मतलब है इसका जो मान होंगे वास्तविक और क्या होगा, समान होगा। वास्तविक और क्या होंगे, समान। डी का मान 0 से बड़ा है तो वास्तविक तो होगा, लेकिन वास्तविक और क्या होंगे, भिन्न होगा। वास्तविक और भिन्न का मतलब
द्विघात समीकरण के दो को आंसर आएंगे और दोनों अलग अलग उसका आंसर होगा। और वास्तविक और समान के मतलब दोनों आंसर x का मान जो आएंगे सेम आएगा। d का मान 0 से अगर छोटा है तो मतलब माइनस में होगा, तो उसका मान जो होते हैं काल्पनिक होते हैं। कभी कभी ए ऑप्शन में न लिख करके काल्पनिक का दूसरा नाम लिखता है, काल्पनिक का दूसरा नाम लिखेगा, कौन सा लिखेगा, अवास्तविक लिखेगा, तो इसका मतलब ही काल्पनिक है। या वास्तविक नहीं लिख करके लिखेगा वास्तविक नहीं है। ये तीनों का मतलब क्या है, एक ही। अगर वास्तविक नहीं है तो क्या है, अवास्तविक है। ये तीनों नाम क्या है, एक ही है। इसको भी लिखा जा सकता है कि वास्तविक और समान, तो इसका मतलब है अवास्तविक नहीं है, ये भी लिख सकता है। अवास्तविक नहीं है, अवास्तविक नहीं है, जरा शब्द पर गौर करिएगा। अवास्तविक नहीं है तो इसका मतलब वास्तविक है। तो जब ऑप्शन में वास्तविक नहीं रहेगा, अगर प्रश्न को डिफिकल्ट करता है, तो ये सब लैंग्वेज आपको ध्यान में रहना चाहिए कि वास्तविक का दूसरा नाम अवास्तविक नहीं है कह सकते हैं। तो ये सब लैंग्वेज बीच में घुसा देता है, ध्यान में रखना है। अब आइए डी का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर होता है इसके साथ में कुछ नहीं है, तो एक तो है ना, तो ए का मान कितना है 1 है, बी का मान -14 और सी का मान कितना है 49 है। क्योंकि इसका व्यापक रूप होता है द्विघात समीकरण का ax² प्लस bx प्लस कौन सा c होता है। यानी a का मान होगा x² के साथ में, b का मान होगा x के साथ में, और c जो होते हैं वो अचर पद होता है। क्या होता है, अचर पद। अब यहाँ पर मान निकाल लिए, a का मान भी, b का मान भी, c का मान बैठाइए। b का मान कितना है -14 का स्क्वायर, -4, a का मान 1 और c का मान कितना 49। 14 का स्क्वायर 196, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 से गुना करेंगे, 9 चौके 36 के 6 और 4 चौके 16 3 कितना 19। 196 में से 196 घटेगा 0, यानी यही डी का मान कितना आ गया 0 आ गया। डी का मान 0 आया तो कौन सा बताइए कंडीशन है, पहला कंडीशन है यानी वास्तविक और कौन सा होगा, समान होगा। ऑप्शन में आपको मिल रहा होगा वास्तविक और समान, कौन सा, वास्तविक और समान। ऑप्शन में बी वाला में ऑप्शन में आपका सही होंगे। तो इतना कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, इससे सवाल आपको हमेशा पूछे जाते हैं। अब आइए अगला जो आपको सवाल है वो आपका इस शिफ्ट का नहीं है, इसमें नहीं पूछा गया है, लेकिन वो सवाल मेरी व्हाट्सएप पर आए हैं और अच्छे सवाल हैं। ये प्रश्न को आप बना सकते हैं, लेकिन गलत कहाँ होगा, आप बनाने के बाद में भी गलत किए होंगे ऑप्शन में। और ये हमेशा पूछे जाते हैं ये भी सवाल, चक्रवृद्धि ब्याज का क्या कहना चाह रहा है जरा सुनिएगा। आप आंसर लाइएगा लेकिन वहाँ भी गलत कर दीजिएगा आंसर टिक करने में। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, यानी ब्याज की जो रेट होगा अर्धवार्षिक होगा, मतलब एक साल में कितनी बार, 2 बार। अर्धवार्षिक का मतलब तो यही हुआ। तिमाही भी कहता मतलब एक साल में 3-3 महीना पर 4 शिफ्ट होगा। कभी कभी 9 माही करके पूछा जाता है, 8 माही करके भी सवाल अब रेलवे ग्रुप डी में नहीं तो एनटीपीसी में तो निश्चित पूछे जाते हैं। और ऐसे ऐसे सवालों में आपको तिमाही, 8 माही, 9 माही, ये सब सवाल जो बनते हैं बहुत ही अच्छे सवाल होते हैं अपने लेवल में। प्रश्न वही रहते हैं लेकिन तिमाही, 8 माही, 9 माही करके सवाल को डिफ़िकल्ट कर देता है। इसमें अर्धवार्षिक है, मतलब एक साल में 2-2 बार पैसा आपको देना है, 2 शिफ्ट करके। उसके बाद में इसमें कह रहा है अर्धवार्षिक संयोजित किया जाता है तब किस वार्षिक दर पर 7200 रुपया की धनराशि एक वर्ष में 7938 रुपये बन जाएगी, यानी हो जाएगी। मतलब हमें अगर मूलधन की बात किया जाए तो इसमें 7200 का रहा, और मिश्रधन का रहा कि मिश्रधन जो होता है वो कितना का रहा, 7938 रुपया का रहा। कितने साल में, एक साल में, एक वर्ष में का रहा। चलिए ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको जरा बोला गया था अर्धवार्षिक, यानी रेट जो का रहा है अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक में क्या होता है, तो अर्धवार्षिक में होते हैं कि अर्धवार्षिक का रूल आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि समय में आपको जो भी समय रहेगा उस समय में आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अर्धवार्षिक में मतलब हुआ एक साल में कितने शिफ्ट होंगे, तो अर्धवार्षिक का मतलब एक शिफ्ट में 2 बार होंगे, मतलब 2 से समय में क्या होते हैं, गुना होंगे। और रेट में क्या होता है, आपको रेट में भागा देना पड़ता है, यही ना होता है। तो कहिएगा बिल्कुल सर, मतलब अर्धवार्षिक रहेगा तो अर्धवार्षिक का मतलब एक साल में कितने बार पैसा, 2 बार। तो समय में 2 से गुना होता, रेट में 2 से भागा होता। यहाँ तक तो क्लियर है। गलती कहाँ पर होगा जरा सुनिएगा। आपसे टाइम दे दिया कि एक साल में पैसा इतना हो जाता है, 7200 से 7938 रुपया हो जाता है मिश्रधन। आपसे यहाँ से पूछा गया कि बताइए वह दर कौन सा है, मतलब आपसे रेट पूछा जा रहा। क्या पूछा जा रहा, रेट पूछा जा रहा। तो अर्धवार्षिक का रूल क्या है कि अगर मान लीजिए आपको दिया रहता कि समय 2 वर्ष है, क्या है, समय 2 वर्ष है, जरा सुनिएगा।
और रेट कह देता कि 10% है, और आपसे पूछा जाता कि सवाल में कि 7200 रुपया की राशि अर्धवार्षिक रूप से 2 वर्ष में 10% के हिसाब से कितना रुपया हो जाएगा, ये आपसे नहीं देता। तब आप क्या करते हैं कि समय में 2 से गुना करते हैं और रेट में 2 से भागा देते हैं, यही ना काम करते हैं। तो कहिएगा यस सर। लेकिन यहाँ पर जो आपको सवाल पूछे गए हैं, यहाँ पर रेट नहीं है, आपको रेट निकालना है। तो 2 × 10 यहाँ 5% होगा, यानी आपका जो रेट का आंसर आएंगे, यहाँ पर जो आंसर आएंगे वो 5%, जो भी आपको रेट का आंसर आएंगे वो आर का मान होंगे। और आपसे पहले मान चाहिए किसका, R/2 का, यहाँ का मान चाहिए। तो यही गलती करते हैं कि जो आंसर आता है उसी को टिक करते हैं, आपको उसमें क्या करना, 2 से गुना करना है। अब यहाँ पर बताइए रेट आप लेके चलाएं 5%, यहाँ से आप पहली बार में जाइएगा तो 2 से गुना करिएगा कि नहीं करिएगा, तो बिल्कुल करिएगा। और ऑप्शन में दोनों दिया हो रहता है, यही गलती होते हैं। आपको इतना नहीं समझ में आ रही है तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर 7,938 रुपये हो जाता है। आपसे रेट का मान पूछा गया, तो यहाँ पर रेट का मान जो भी नीचे आएगा वो R/2% का मान आएगा, ये ध्यान में रखिएगा। आइए बनाते हैं सवाल को। 1 वर्ष में करा, तो बताइए अब हमारा जो फाइनल होगा वर्ष, वो फाइनल होगा फाइनल रेट, फाइनल हमका क्या, फाइनल जो होंगे, फाइनल अगर हम बात करें कि फाइनल में टाइम कितना होगा, तो 1 साल था, 2 से गुना करेंगे तो 2 वर्ष होगा। हमें R% माने तो R/ कितना होगा, 2% होगा, ही ना होगा। अब आइए सवाल को बनाते हैं। 2 वर्ष में 7200 रुपया की राशि है, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग काटने का प्रयास करेंगे। ये अमाउंट है, ये क्या है, आपको प्रिंसिपल है, और ये अमाउंट कितना है, 7938 रुपया। कटता तो काट दीजिए इसको, ये कटेगा, 2 से काटिए 3600 बार में। आई 2 × 6, 2 × 9 18, और 2 × 6 12, और 2 × 9 18। अभी जो आपको दिखाई दे रहा है ना, साल में देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष है। इसका मतलब है कि यहाँ पर अब आपको दिखाई दे रहा कि 3600 है, किसका स्क्वायर है, 60 का स्क्वायर है। तो यस सर। 39 69 किसका, तो 63 का स्क्वायर है। अब देख लीजिएगा, इसी का स्क्वायर है, हमें याद है या हमें अनुमान से ही पता चल रहा है कि 60 का स्क्वायर 3600 हो जाएगा, और ये 63 का है, बिल्कुल फिक्स रहता है। अब आपको यहाँ पर जो स्क्वायर हो गया, स्क्वायर क्योंकि समय हमें 2 वर्ष था, तो फिक्स है कि समय 2 वर्ष होगा तो ये पावर 2 होगा, समय 3 होगा तो पावर 3 होगा, किसी न किसी का जरूर होगा, वो ये फिक्स रहता है सब। अब आपको ये 2 से तो कट ही जाएगा, मतलब 1 साल का अगर हम पूछें कि 1 वर्ष में अमाउंट कितना, प्रिंसिपल कितना 60 है, अमाउंट कितना 63, यहाँ से क्या रेट नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं। ब्याज कितना रुपया, 3 रुपया, तो ब्याज गुने 100, अब मूलधन कितना है, 60 है। 1 0 से 1 समय तो 1 लिखेंगे या मत लिखिए, क्योंकि ये 60 63 किसका है, 1 साल का हम। 3 दूना 6 और 2 5 कितना 10। ये जरा सुनिएगा, ये 5% आया, किसका मान आया, R/2 का आया है। R/ यहीं पर गलती मत करिएगा, ऑप्शन में 5% है। ये जो आपका आंसर, ये जो 5% आया है वो किसका है, R/2% का मान आया। अब हमें R चाहिए, तो 5 दूना कितना होंगे, 10% इस सवाल का आंसर होंगे। गलती मत करिएगा, ये सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, बनाने के बाद में भी आप टिक नहीं कर पाइएगा, ऑप्शन में दोनों मौजूद रहते हैं। हाँ, अगर हमें पहले रहता, क्योंकि आपसे रेट पूछा जा रहा, तो रेट जो भी आएगा वो R/2%, क्योंकि बहुत समय में 2 से गुना हुआ था, तो दर में भी बताइए 2 से भागा दीजिएगा ना, यानी जो बना के आप लाइएगा वो R/2 का मान आएगा। और आपसे पहले वाला पूछा जा रहा था कि बताइए पहले वाला रेट क्या था, तो उसमें 2 से गुना करिएगा तो कितना होंगे, 10%। क्योंकि ये जो कैलकुलेशन करते 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 R का जो मान लाइएगा वो R/2 का मान आएगा आपको, और आपसे R का मान पूछा गया था, तो उसमें 2 से गुना करना पड़ेगा, जो पहले वाला रेट था अर्धवार्षिक के पहले था। तो ये सवाल पूछे जाते हैं, अच्छे सवाल है। मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूँ कि ऐसे सवाल में आप ला करके भी आंसर और गलती कर बैठिएगा, और जब गलती होगा घर पे आइएगा तब पता चलेगा कि मैंने कहाँ पे गलती किया है। थोड़ा सा आपको मिस्टेक जब होंगे, एक नंबर का अहमियत क्या होती है वो आपको स्टूडेंट ही बता सकते हैं, 1 नंबर के चलते जब जॉब नहीं होते हैं। चलिए आगे बढ़े। आगे कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने मत नहीं दिया। मतलब कि जो भी उम्मीदवार था, मान लेते हैं कि मतदाता सूची में टोटल कितने हैं, 100 गो है, 10% ने वोट ही नहीं किया, तो मतलब कितने वोट किया, 90 वोट किया है। अब इसमें से समझिएगा,
48 मैथ अवैध घोषित पाए गए। मतलब अवैध कितना हो गया, तो अवैध हो गया 48 को। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि जीत हार अवैध वोटों से नहीं होती है, उसको हटाना पड़ता है, क्योंकि जीत हार जब भी होती है तब वैध मतों से होती है। आगे लिखा गया जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतदाताओं का 53% मत प्राप्त हो गया। अब यहाँ से ही ना मत मिलेगा, क्योंकि यही तो वैध मत है। और कह रहा है कि पहला उम्मीदवार और ये दूसरा उम्मीदवार है। पहला उम्मीदवार को टोटल मतों का 53%, तो 100 का 53 कितना होगा, 53 मिलेगा वोट, क्योंकि इसको 53% चाहिए। कितना का, टोटल का, 90 का नहीं करा, जितना मतदाता सूची में था उतना का 53%। तो पहला उम्मीदवार का 53% के मतलब 100 का तो 53 मिलेगा इसका। अब दूसरा को जो मिलेगा वैध में से ही नहीं मिलेगा, क्योंकि 10% ने तो वोट ही नहीं दिया है। तो 90 में से 53 आपको घटाना पड़ेगा, जो दूसरा का मिलेगा तो कितना बचेगा 7, 90, 10 में से 3 जाएगा 7 और 8 में से 5 जाएगा कितना 3, यानी दूसरा उम्मीदवार को 37 वोट मिलेगा। और किताब ने कह दिया कि मत मिला और 304 मतों से जीत हासिल किया। मतलब ये दोनों में क्या हुआ, पहला व्यक्ति ने 304 मतों से जीत हासिल हुआ। लेकिन यहाँ पर ज़रा ध्यान सुनना, 304 से आपको तुलना यहाँ नहीं कर देना है। यहाँ जीत हार कितने से हुआ, 13 में से 7 जाएगा 6 और 4 में से 3 जाएगा कितना 1, 16 से जीत हार हुआ। यहाँ पर आपको 48 को अवैध हुआ, तो 48 इसमें से माइनस करके आपको तुलना करना पड़ेगा। 14 में से 8 जाएगा 6, 9 में से 4 जाएगा 5, यहाँ कितना 2। अब आप तुलना करिए, 256 से जीत हार हुआ है, यहाँ पर 16 से। टोटल वोट निकालना कितना से, 100 से। वैध पूछता तो 90 से, कितने ने नहीं दिया तो 10 से गुना, जो भी पूछता तो बना देते। 16 एकम 16, 16 चक 96, मतलब टोटल 1600 मतदाता सूची में वोटर लिस्ट में नाम था, जो ऑप्शन नंबर कहाँ ए में दिया हुआ। तो ये बहुत ही अच्छे सवाल है और ये सवाल भी बहुत ट्रेंडिंग में एग्जाम में रहती है। यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, अवैध मतों को नहीं घटाते हैं, बनाना शुरू करते हैं तो नहीं बनता। और यहाँ पर भी ध्यान रखना है, 10% ने वोट नहीं दिया तो वैध हो गया 90। उसके बाद में बताइए 100 गो का पहला व्यक्ति का मिला 53%, तो 53, लेकिन दूसरा को मिलेगा जो 90 में ही से मिलेगा, तो कितना 37। जीत हार 16 से 256 से तुलना कर देंगे। आगे बढ़े, अगला है, एक परीक्षा में शामिल होने वाले 10% छात्र लड़के थे तथा शेष लड़कियां थी। लड़कों का उत्तीर्णता प्रतिशत 40% था और कुल उत्तीर्णता प्रतिशत 56% था। तो लड़कियों का उत्तीर्णता प्रतिशत ज्ञात करना। उत्तीर्णता का मतलब उत्तीर्ण, सफल। देखिए इस सवाल में हिंदी वाले से आप नहीं बनाइएगा, MTS में पूछा हुआ सवाल है। आप इंग्लिश वाला में देखिएगा, क्योंकि हिंदी वाले में गलत लिखे हुए हैं। यहाँ पर जो डिजिट लिखे हुए हैं, कह रहा कि पहला में एक परीक्षा में शामिल होने वाले 10% छात्र लड़के थे, एक गलत लिखा हुआ हिंदी में। शामिल होने वाले में टोटल वहाँ पर जो लैंग्वेज में इंग्लिश में लिखा हुआ 40%, हिंदी से बनाइएगा आंसर नहीं आएंगे। और मान्य होता है इंग्लिश वाले एग्जाम में। तथा शेष लड़कियाँ थी। अब बताइए लड़की कितना होगा, तो गर्ल जो होंगे 60% होंगे, तो कहिएगा बिल्कुल सर। यहाँ से अगर हम काट छाट करें तो 20 दूना 40 और 20 तिया 60, मतलब 2:3 में लड़का और लड़की थी। आगे आप देखिएगा क्या करना चाह रहा, तथा शेष लड़कियां थी। लड़कों का उत्तीर्ण प्रतिशत था 40% थी, लड़का 40% उत्तीर्ण था, ये भी गलत लिखा हुआ है। आप इंग्लिश में देखिएगा 60% पास हुआ, ये लिखा हुआ, मतलब ये पास का रेशियो है। और टोटल कह रहा कि टोटल मिला करके 3 2 कितना होंगे 5 होंगे, और 5 में कह रहा 56% पास हुए हैं। तो टोटल कितना होगा 3 और 2 5 होगा यहाँ पर, क्योंकि हम रेशियो से बना रहे हैं सवाल को। अब आपसे पूछा गया कि बताइए लड़की जो यहाँ है कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए। कुछ नहीं करना, इसको घेर दीजिए और यहाँ से इसको हटा दीजिए, भगा दीजिए। लेके जाना चाहिए 56, इसको यहाँ से लेके जाना चाहिए 56, लेके जा रहा 60, 4 ज़्यादा ले जा रहा है तो 4 का घाटा होगा, किसका, लड़की का, क्योंकि 2 गो तो भाग जाएगा तो फिर 3 गो ना बचेगा। तो बताइए 4 का घाटा इसी से 2 गो है, तो 4 दूना कितना 8 होगा, 8 रुपया का घाटा और 8 रुपया का घाटा, ये तीनों मिल के सहेंगे। इसी को 3 दूना 6 करेंगे, 56 में से 2 जाएगा 54, पूर्णांक कितना होंगे 2/3% का क्या होंगे उत्तीर्ण होंगे, जो ऑप्शन नंबर कहाँ ए में है। और एक कॉन्सेप्ट मैंने कहाँ से लिया है, तो एवरेज से ऐसे करके बनाया है। और ये कॉन्सेप्ट वही बच्चे समझ में आएंगे जिस बच्चे का एवरेज ऐसे करके घेरा मार करके पढ़ते हैं, और नहीं तो आप सीधा सीधा इसका गुना करिएगा, इसको गुना करके घटा करके 3 से भागा दीजिएगा, तब भी आंसर आ जाएंगे। चलिए, ये सवाल बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल थे, और मेरे पास में जितने टाइम बचते हैं मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। और जो भी सवाल लेके आता हूं प्रीवियस ईयर का सवाल रहते हैं, और कुछ टेस्ट वगैरह से भी रहते हैं, और वैसे सवाल मैं लेकर के आता हूं जो बच्चे से नहीं बन पाते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी सवाल मैंने लेकर के चले आया। आप भी देखिएगा कि कैसे कैसे सवाल मैंने आपको बता रहा हूँ।
अब बना के देखिएगा, पहले कुछ ना कुछ उसमें कॉन्सेप्ट ज़रूर छुपा हुआ है। चलिए, और ऐसे लैंग्वेज आपको प्रीवियस ईयर से ही देखने के लिए मिलेगा, कोई टीचर आपको नहीं बताएगा। और मैं भी अभी तैयारी में लगा हुआ हूँ, तो समय नहीं बचता, जितने समय बचते हैं उतने में वीडियो बनाता हूँ, लेकिन रेगुलर मिलते रहेगा। गैप एक आध दिन होगा, लेकिन सप्ताह में 4 दिन 5 दिन वीडियो ज़रूर आते रहेंगे, हमेशा आते रहेगा। और गाइड भी करते रहता हूँ कि कैसे पढ़नी है, क्या करनी है। उस रास्ते से मैं भी गुजर रहा हूँ, आप भी गुजर रहे हैं। और वो भली भांति समझते हैं बच्चे या जो रास्ते से गुजरते हैं कि किस तरह से तैयारी किया जाता है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है, कहाँ गलतियाँ होती है, टेस्ट सीरीज में कितने कम मार्क्स आ रहे हैं, कैसे क्या करनी है, वो पता होती है। वो टीचर तो आपको पढ़ा के सिर्फ चल जाते हैं, लेकिन मैं एक स्टूडेंट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको गाइड कर रहा हूँ। जैसे जैसे मैं करता हूँ वैसे वैसे आप भी फॉलो ज़रूर करें, और आप हमसे ज़्यादा करें, क्योंकि मेरे तो 8 घंटा ड्यूटी में चली जाती है, आपको बहुत सारा समय मिलता है। आप कम से कम 12 घंटा ज़रूर पढ़ें, क्योंकि अभी आने वाले 5-6 महीना में सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे वो सेंट्रल का हो, बिहार का हो, उसमें एक सेट अपना पक्का ज़रूर करें। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।